हेलो एवरीवन। मैं आरिफ मीर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री में। तो जेके एसएसबी के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन सब के लिए हमने यहाँ पे जो सीरीज शुरू की है वो है रैपिड रिकैप सीरीज। तो रैपिड रिकैप सीरीज में हमने जेके एसएसबी की हिस्ट्री अभी तक कंप्लीट कर ली हुई है। अब जो है हमने जनरल साइंस शुरू की हुई है। जनरल साइंस के अंदर जो है कुछ टॉपिक्स जैसे विटामिन्स कंप्लीट किए हुए हैं, डिजीजेस हमने कंप्लीट किया हुआ है, इकोसिस्टम फूड चेन एंड फूड वेब कंप्लीट किया हुआ है। अब हमने शुरू किया है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कल हमने डिस्कस किया, पोल्यूशन क्या होता है और पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कितनी किस्म के पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था पोल्यूशन जो होती है ये एयर पोल्यूशन होती है। किस चीज के अंदर पोल्यूशन हो रही है? एयर के अंदर पोल्यूशन हो रही है, साइल के अंदर पोल्यूशन हो रही है या वाटर के अंदर पोल्यूशन हो रही है, इसकी बेसिस पे हम पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज एयर पोल्यूशन। अगर एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर अगर पोल्यूशन हो रही है, पोल्यूशन क्या है? एनी चेंज इन द बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के, हमारे माहौल के अंदर तब्दीली आ जाना, कोई भी तब्दीली आ जाएगी जिससे हमारे एनवायरनमेंट जो है गंदा हो जाएगा, उससे हमारे जो लाइफ, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हार्म, नुकसान पहुंचाएगा। हमारे एनवायरनमेंट को जो चीज़ नुकसान पहुंचाएगी तो हम कहेंगे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो चुकी है? पोल्यूशन हो चुकी है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनवायरमेंटल, सॉरी, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, या हम कहेंगे इसको एयर पोल्यूशन। सिंपली आप कहोगे एयर पोल्यूशन भी कहोगे इसको, हवा के अंदर पोल्यूशन। तो आप देखिए, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो क्या है एयर पोल्यूशन या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यूं होगा कि हवा में कोई अनवांटेड चीजें जो है, जैसे कोई गैसेस, स्मोक, डस्ट, केमिकल का मिल जाना हवा में। हमारी हवा जो है, बाहर हवा जो है ना हमारी, जो चल रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो हमारी हवा है, इसमें कोई अनवांटेड चीजें, हमारी कोई अनवांटेड चीजें जो है इसमें अगर मिल जाएं, अनवांटेड चीजें इसमें अगर मिल जाती हैं, क्या मिल जाती हैं? अगर इसमें अनवांटेड चीजें मिल जाती हैं, जैसे कोई गैसेस, स्मोक, ठीक है, आपका कोई डस्ट या केमिकल्स का इसमें मिल जाना, डस्ट या केमिकल्स इसमें अगर मिल जाते हैं तो उससे क्या होगा? जो कोई ऐसी अनवांटेड चीजों का मिल जाना जिससे जानवर, इंसान और प्लांट्स के जो एनवायरनमेंट, जो हमारे कुल मिला के जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या पहुंचाएं? नुकसान पहुंचाएं, तो हम कहेंगे वहां क्या हो चुकी है? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो चुकी है। यहाँ क्या कह रहा है? इट इज द एडिशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या हो सकते हैं? कोई सॉलिड के पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, कोई भी, एंड अदर इंग्रेडिएंट्स इनटू द एयर व्हिच कैन प्रोड्यूस एन एडवर्स, एडवर्स होगा कोई खतरनाक इफेक्ट, किसके ऊपर? ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर या वेजिटेशन के ऊपर, ह्यूमन एसेट्स के ऊपर या रिसोर्सेज के ऊपर वो हार्मफुल इफेक्ट अगर पहुंचाएगी। कोई भी कोई भी एडिशन, ऐसी एडिशन हवा के अंदर किसी अनवांटेड चीज का मिक्स हो जाना भाई, ठीक है, जो हमारे फिर जो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगी, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हो जाएगी, हम कहेंगे उसकी वजह से क्या हो गया? एयर पोल्यूशन हो जाएगा। अब डिग्री ऑफ कितना एयर पोल्यूशन हुआ, डिग्री ऑफ एयर पोल्यूशन या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? टोटल मास ऑफ पोल्यूटेंट्स पे, कितना पोल्यूटेंट्स उसमें आ रहे हैं भाई, emitted, and condition of atmosphere that determine their fate and transport. It is however seldom high because major part of air क्या है? याद रखिएगा, मेजर पार्ट ऑफ एयर का क्या होता है भाई? ये होता है मेजर पार्ट एयर के अंदर मैक्सिमम चीजें क्या है? यही है, नाइट्रोजन ही 78% है लगभग, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर्स है भाई, यही होते हैं एयर के अंदर। एयर के अंदर चीजें तो मैक्सिमम यही है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर्स है। प्लूटेंट्स जो होते हैं उनका तो सिर्फ 1% है। प्लूटेंट्स तो एयर में सिर्फ कितने हैं? लगभग फ्रैक्शन ऑफ 1% है, ओनली फ्रैक्शन ऑफ 1% है। लेकिन ये इतनी स्मॉल कंसंट्रेशन में भी ये हमारे लिए क्या होंगे? हार्मफुल टू लाइफ है। 1% ही है पोल्यूटेंट्स, लेकिन इतनी स्मॉल फ्रैक्शन में भी क्या होंगे? बहुत ही हार्मफुल होंगे हमारी लाइफ के लिए और हमारी प्रॉपर्टी के लिए भाई, ठीक है। अब देखिए मेजर सोर्सेज क्या है? मेजर सोर्सेज भाई, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हार्मफुल हैं? सिर्फ याद रखिएगा, पोल्यूटेंट्स जो है सिर्फ 1% है, बाकी तो कंटेंट ये है एयर के अंदर, तो ये है ज्यादा कंपोजिशन, आपको पता ही है, कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ते आ रहे हो। लेकिन फिर भी जो है छोटा सा अमाउंट ही है, 1% ही है पोल्यूटेंट्स का, लेकिन बहुत
जो है डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं। पोल्यूटेंट्स जो होते हैं कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। बॉडी में जाके जो है डैमेज करते हैं, लंग्स को, हार्ट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेंगे। दैट्स व्हाई जो है ये क्या होंगे? ये बहुत डेंजरस हैं। अब हमारे सोर्सेज़ क्या हैं भाई? सोर्सेज़ क्या हैं? मेन सोर्सेज़ क्या हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के? सबसे पहले आप जानते ही हो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब भी फॉसिल फ्यूल्स को जलाओगे भाई, कोल को, पेट्रोल को, डीजल को, इनको जलाओगे तो भाई क्या होगा? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगी। चाहे फैक्ट्रीज में जलाओ, चाहे होम्स में जलाओ, थर्मल प्लांट्स में जलाओ, ऑटोमोबाइल्स में जलाओ, जहां भी जलाओ, फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन से क्या होगी? एयर पोल्यूशन होगी। जब भी फॉसिल फ्यूल्स को जलाओगे तो एयर एयर पोल्यूशन होगी ही होगी। कंबस्शन ऑफ क्या? कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर्स एयर पोल्यूशन। ये आपको बात याद ध्यान में रखनी है। कंबस्शन ऑफ जो आपका फॉसिल फ्यूल्स है, ये एयर पोल्यूशन काज करती है। दूसरा, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग। जब भी जमीन खोद रहे हो, कहीं माइनिंग कर रहे हो, तो भाई वहां डस्ट उठेगी, उठेगी नहीं उठेगी? डस्ट उठेगी, केमिकल्स वहां पे होंगे, ठीक है? तो आपका जो है एयर पोल्यूशन होगी। केमिकल इंडस्ट्रीज, वहां जब केमिकल इंडस्ट्रीज लगाओगे कहीं पे, तो क्या होगा? टॉक्सिक गैसेस वहां से रिलीज होंगी भाई। केमिकल इंडस्ट्रीज में से क्या होगा? टॉक्सिक गैसेस रिलीज होंगी। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हैं आपकी, कोई भी है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल्स हैं, फ्लोर मिल्स हैं, आपके वो वहां से हार्मफुल पार्टिकल्स निकलेंगे भाई, निकलेंगे नहीं निकलेंगे? तो वहां से भी एयर पोल्यूशन होगी। हार्मफुल पार्टिकल्स जब निकलेंगे तो एयर पोल्यूशन होगी वहां से भी। आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, स्टोन आपकी, जैसे टेक्सटाइल फ्लोर मिल जाएगा, ये सारी, यहाँ से भी क्या होगा? हार्मफुल पार्टिकल्स निकलेंगे और एयर पोल्यूशन होगी। आपका जो है मैकेनिकल वर्क्स है, जैसे वेल्डिंग है, स्टोन क्रशिंग है, जेम ग्राइंडिंग है, ये सारे भी एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। उसके बाद आपके कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज, आपकी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, डेबरी है, एयर, ये भी पोल्यूशन काज करते हैं। याद रखिए, याद रखिए, 52% ऑफ एयर पोल्यूशन जो है वो काज करता है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। 52% ऑफ एयर पोल्यूशन कौन काज करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा जा सकता है भाई, बताइए 1% का जो है, एक आप बोल रहे होंगे सर अभी 1% ही बताया आपने, हाँ, उस 1% का जो है ना, उस 1% का 52% कौन काज करता है? उस 1% का 52% कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकता है, काज करता है। 18% SO2 काज करता है, ठीक है? जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, सीओ, और मैंने कल आपको बताया था सीओ और SO2 कैसे हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। जिस फॉर्म में रिलीज होते हैं उसी फॉर्म में ये आगे अफेक्ट करते हैं, ठीक है? सीओ 52% काज करता है एयर पोल्यूशन। याद रखिएगा भाई, JKSSB कुछ भी पूछ सकती है, तो पूछेगा भाई बताइए, याद रखने वाले पॉइंट है ये। पोल्यूशन का कंपोजिशन है ये, जैसे एयर का कंपोजिशन होता है ना, ऐसे ही आपको पोल्यूशन का कंपोजिशन पूछ ले भाई। पोल्यूशन का कंपोजिशन बताइए, 52% कौन काज करता है? सीओ जो है कितना कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में? 52% पोल्यूशन में काज कर कंट्रीब्यूट करता है भाई। SO2 कितना कंट्रीब्यूट करता है? SO2 जो है 18% कंट्रीब्यूट करता है। आपको याद रखना होगा या नहीं रखना होगा? भाई याद रखना होगा भाई। ऐसे पूछेगा, बताइए सीओ कितना कंट्रीब्यूट करता है? 52% कंट्रीब्यूट करता है। आप बताइए SO2 कितना कंट्रीब्यूट करता है? आप बताओगे 18% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? हाइड्रोकार्बन्स आपके जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स आपके कितने कंट्रीब्यूट करते हैं? आप बोलोगे सर हाइड्रोकार्बन जो है ओनली 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके जो पार्टिकुलेट मैटर है, डस्ट है, स्मोक है, पार्टिकुलेट्स जो हैं, पार्टिकुलेट्स ओनली 10% कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन में। आपके जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं सर? दे कंट्रीब्यूट 6%, और दे कंट्रीब्यूट, ये पोल्यूशन की कंपोजिशन है, ये पोल्यूशन की कंपोजिशन है, पूछ ही जा सकता है इसमें से कोई पॉइंट आपको। पोल्यूशन की कंपोजिशन है, पोल्यूशन की कंपोजिशन है। जैसे एयर की कंपोजिशन होती है ना, 78% नाइट्रोजन, फिर 20% ऑक्सीजन, इतने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? इसी तरह से आपको पोल्यूशन की कंपोजिशन भी पूछ सकता है, बताओ कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कितने परसेंट पोल्यूशन काज करता है, कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन में। इस तरह से अदर्स जो है ना, अदर बाकी छोटे मोटे चीजें जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये वो
2% कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है? इसका मतलब जो है आप बताओ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है भाई? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है भाई? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर सीईओ है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन हो गया? तो सीईओ हो गया। समझ में बात आई? कुछ समझ में आई? जेके एसएसबी पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है? बताओ भाई पूछ सकता है? हाँ, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? आप बोलोगे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर सीईओ है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? सीईओ है। सीईओ है तो इसीलिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है भाई। बात समझ में आ रही है आपको ये चीजें? ये आपको समझनी होंगी, ये आपको समझनी होंगी। पोल्यूटेंट्स जो है कम क्वांटिटी में होते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत डेंजरस होता है। हमने क्या सीखा? पोल्यूटेंट्स जो है कम क्वांटिटी में होते हैं लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होता है बहुत डेंजरस होता है। 1 ही परसेंट होते हैं लेकिन इम्पैक्ट देखो कितना खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं और टॉक्सिक होने के बाद उनका जो लंग्स पे वगैरह-वगैरह ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट होता है वो भी बहुत गंभीर होता है। उसके बाद अब देखेंगे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स देखते हैं कौन-कौन से और उनके इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं भाई, बात समझ में आ रही है? अच्छा, जो मेजर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, मेजर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आर पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। मेजर कौन-कौन से होते हैं? पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एटसेट्रा, ठीक है? याद रखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं भाई। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होगा? प्राइमरी वो होगा प्राइमरी पोल्यूटेंट चाहे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हो, प्राइमरी वाटर पोल्यूटेंट हो, प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होगा जो डायरेक्टली सोर्स से निकलता है और वैसे ही इफेक्ट करता है और वैसे ही क्या करता है? इफेक्ट करता है, ठीक है? आप देखिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपकी कौन-कौन से प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में कौन-कौन से एग्जांपल्स आएंगे ये आप देख लो। पार्टिकुलेट मैटर आएगा, कार्बन मोनोक्साइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, हाइड्रोकार्बन्स आएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड आएंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये अच्छे से याद करना भाई इनको चीजें। सबसे पहले आप देखते हैं हम पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर में कौन याद रखता है? पहले इतनी बात याद रखो, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन है? आपको याद कैसे रखना है? जो डायरेक्ट रिलीज होगा भाई, जो डायरेक्ट रिलीज होगा और उसी फार्म में आगे भी इफेक्ट करेगा। डायरेक्ट रिलीज होगा फैक्ट्री से कहीं से भी डायरेक्ट रिलीज होगा, ऐसे याद रखो। अब देखिए प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर कौन है? पार्टिकुलेट मैटर वो होगा जिसमें पार्टिकल साइज जो होगा, पार्टिकल साइज बहुत कम होगा। पार्टिकल साइज क्या होगा? बहुत कम होगा, लेस देन। जबकि हम क्या कहेंगे? लेस देन 10 माइक्रोमीटर से 10 लेस देन 10 माइक्रोन से 10 माइक्रोन से कम होगा। इसमें सूट आता है, फ्लाई ऐश आती है, ठीक है? डस्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स, डस्ट भी आती है, फर आती है, हेयर आते हैं, स्पोर्स भी आते हैं छोटे-छोटे, पोलन ग्रेन्स एटसेट्रा। ये पार्टिकुलेट मैटर में आता है। आप पढ़ रहे हो ना पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। सर क्या है पार्टिकुलेट मैटर? पार्टिकुलेट मैटर कोई एक किस्म का मैटर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या आता है? सूट आता है इसमें, ठीक है? धुआं भाई, सूट क्या हो गया? आप बोलोगे सर सूट क्या है? धुआं भाई आपका सिगरेट का धुआं भी सूट कंसिडर होता है। धुआं आपका, फ्लाई ऐश आपकी, ठीक है? डस्ट, धूल आपकी, धूल आपकी, ठीक है? फ्लाई ऐश। उसके बाद आपका जो है फ्लाई ऐश, पोलन ग्रेन्स, आपके हेयर, आपके स्पोर्स। अब साइज की बेसिस पे अगर हम बात, पार्टिकुलेट मैटर इसको डिफरेंशिएट किया जाता है सेट लेवल, जो 10 माइक्रोन मीटर से जो ऊपर होगा, माइक्रोन से ऊपर होगा, जो एक दिन के लिए वो क्या रहता है? एयर में रहता है। रिमेनिंग इन एयर फॉर लेस देन 1 डे, एक दिन से कम हवा में जो टिक सकता है ऊपर, ठीक है? ये साइज लेस देन यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या होता है? सस्पेंडेड पार्ट, उसको कहेंगे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये ज्यादातर कोलकाता में होता है। कहाँ होता है? टोक्यो में मोस्टली। टोक्यो जो है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, याद रखिएगा। टोक्यो जो है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है? इट इज डिफरेंशिएटेड इन एरोसॉल। जो सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर है इसको एरोसॉल में अब इसको बोलोगे ये एरोसॉल, जो जिसका साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर है, लेस देन 1 माइक्रोमीटर है। माइक्रोन मीटर से 1 माइक्रोन मीटर से जो कम होगा उसको आप क्या कहोगे? एरोसॉल कहोगे। क्या कहोगे? एरोसॉल कहोगे। AEROSCL, एरोसॉल, ठीक है? फाइन पार्टिकुलेट, कोर्स पार्टिकुलेट मैटर को देखो, उसके बाद मोर देन 1 माइक्रोमीटर भी हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, लिक्विड मोर देन 1 माइक्रोमीटर। एरोसॉल, एरोसॉल कौन से होंगे? जिनका 1 माइक्रोमीटर से साइज जिनका कम है, जिनका 1 माइक्रोमीटर से साइज क्या है? कम है भाई, ठीक है?
सूट, ऐश, डस्ट और टाइनी ड्रॉपलेट्स उनका जो है कम होता है। उनका क्या होता है? कम होता है। देखिए इस तरह से होगा पार्टिकुलेट मैटर, मैं इसको इस तरह से बना दूँ अगर आपको, तो कोर्स पार्टिकुलेट मैटर, एक होता है कोर्स पार्टिकुलेट मैटर। इसका साइज़ क्या होता है? इसका साइज़ होता है 2.5 से 10 माइक्रोन मीटर तक, ठीक है? फिर होता है फाइन 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 पार्टिकुलेट मैटर। इसका साइज़ भी याद रखिएगा, इसका साइज़ होता है लेस देन 2.5 माइक्रोन मीटर। फिर होता है अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर, और इसका साइज़ जो होता है लगभग लेस देन 0.1 माइक्रोन मीटर। आई समझ में बात? समझ में बात आई? ये है इस तरह से आपकी चीज़ें भाई जो आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। माइक्रॉन्स, तो ये छोटे-छोटे सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स। तो लेस देन सेटलेबल पार्टिकल्स होते हैं जो जिनका साइज़ लेस देन या ग्रेटर देन 10 माइक्रोन होता है, वो तो जल्दी नीचे गिर जाते हैं, हैवी होते हैं, जल्दी नीचे गिर जाते हैं। जो 10 माइक्रोन से 10 माइक्रोमीटर से ऊपर होंगे, ठीक है? वो सेटलेबल होते हैं। लेकिन कुछ सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड कौन से होते हैं? वो लंबे टाइम तक हवा में रहते हैं, ज़्यादा डेंजरस होंगे भाई, लंग्स तक पहुँच जाते हैं ना, ठीक है? इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हो, ये 2 किस्म के होते हैं, सस्पेंडेबल और दूसरे कौन से होंगे? सेटलेबल। ये 2 किस्म, पार्टिकुलर इधर लिख सकता हूँ मैं इसको, पार्टिकुलेट मैटर 2 किस्म का होगा। पार्टिकुलेट मैटर कितने किस्म का होगा? 2 किस्म का। एक सेटलेबल, एक सस्पेंडेबल, जो सस्पेंड करता रहेगा हवा में, सस्पेंड एसपीएम जिनको हम कहते हैं। इनका साइज ग्रेटर देन 10 माइक्रोन मीटर होगा ना। ये क्या करेगा? ये एयर में रहेगा, यानी ये जल्दी नीचे सेटल हो जाएगा भाई, सेटलेबल है ना, सेटलेबल है, नाम से जल्दी नीचे गिर जाते हैं। हैवी होगा ना, हैवी है, जल्दी नीचे गिर जाएगा और सेटल हो जाएगा, जल्दी नीचे गिर जाएगा, जल्दी नीचे गिर जाएगा, गिरेगा नहीं गिरेगा, जल्दी नीचे गिर जाएगा, नुकसान नहीं करेगा, मत करेगा। लेकिन जो सस्पेंडेबल है, एसपीएम सस्पेंडेबल है, ये क्या करेगा भाई? सस्पेंडेबल है तो ये क्या करेगा? ये हवा में रहेगा, ये लेस देन 10 है, लेस देन 10 माइक्रोन मीटर है। जब लेस देन 10 माइक्रोन मीटर है तो लंबे टाइम के लिए हवा में रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए। एयर में क्या के रहेगा? लॉन्ग टाइम रहेगा, लॉन्ग टाइम हवा में रहेगा। जब लॉन्ग टाइम हवा में रहेगा, उससे क्या होगा? डेंजरस हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना डेंजरस। क्यों? क्योंकि ये लंग्स तक जा सकता है, फिर लंग्स तक जा सकता है, जा सकता नहीं क्योंकि सस्पेंडेबल है, हवा में रह रहा है। कुछ समझ में आ रही है चीजें? आ रही होंगी। सस्पेंडेबल तो पार्टिकुलेट मैटर जो है सेटलेबल हो सकता है या फिर सस्पेंडेबल हो सकता है। तो सस्पेंडेबल वाला जो है वो ज्यादा, और इस तरह से याद रखिएगा। एरोसॉल, एरोसॉल क्या बताया मैंने आपको? एरोसॉल जो है, एरोसॉल कौन से होते हैं? जिनका साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर होता है। ये पूछे जा सकते हैं भाई, एरोसॉल का साइज क्या होगा? ये पूछ सकता है, जीके एसएसबी आपको कुछ भी पूछ सकता है। एरोसॉल कौन से पार्टिकल्स होंगे? जिनका साइज 1 माइक्रोन मीटर से कम होता है, बहुत छोटे, सबसे डेंजरस। एरोसॉल सबसे डेंजरस है। एरोसॉल क्या है? सबसे डेंजरस। क्यों? क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है, तो ये हवा में बहुत ज्यादा देर रहते हैं, लंग्स में जा सकते हैं भाई, ठीक है ना। अब डस्ट, डस्ट जो है थोड़ा 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है, 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। मिस्ट जो है वो लिक्विड पार्टिकल्स है। मिस्ट क्या है? मिस्ट है लिक्विड, मिस्ट है लिक्विड, और मोर देन माइक, ये भी 1 से ज्यादा होता है। मिस्ट क्या है? लिक्विड होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट 1 से ज्यादा होता है। तो ये देख लो आप, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, यहाँ लिखी हुई है, आपके पढ़ने का वो है। एरोसॉल, फिर है डस्ट, फिर है मिस्ट। एरोसॉल जो है लेस देन 1, एरोसॉल क्या है? लेस देन 1 माइक्रोन मीटर। डेंजरस है ना, है ओबीसी। डस्ट उतनी ज्यादा नहीं है डेंजरस, क्योंकि 1 माइक्रोन मीटर से ऊपर है, ये डेंजरस होगी। क्यों डेंजरस होगी? क्योंकि भाई 1 से कम है, 1 माइक्रोन से कम है, हवा में ज्यादा देर रहेगा एरोसॉल, और डेंजरस हो जाएगा, लंग्स में अफेक्ट कर सकता है कभी भी जाके। मिस्ट लिक्विड है। मिस्ट क्या है?
लिक्विड है और 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा लिक्विड पार्टिकल्स हैं, 1 से ज़्यादा है, 1 माइक्रोन से ज़्यादा। तो ये पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, मैंने सारा समझा दिया भाई इसके बारे में आपको। तो स्मोक जो है वो सिमिलर होता है डस्ट के, बट कंसिस्ट ऑफ विजिबल सस्पेंशन होती है, इसमें कार्बन के अंदर पार्टिकल गिवन ऑफ बाय बर्निंग और स्मोल्डरिंग ऑर्गेनिक मैटर। पार्टिकल्स ऑफ 2 to 4 mm साइज आर मोस्टली डिपॉजिटेड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टिकल्स ऑफ 2 से 4 माइक्रोमीटर साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में। वो भी कहाँ डिपॉजिट होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में। फिर है सूट। सूट कैसे बनता है? इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब पूरे कार्बोहाइड्रेट जब जो पूरी तरह से जब बर्न नहीं होंगे तो सूट जो है वो रिलीज होता है भाई, ठीक है। स्मोक, फ्लाई ऐश, फाइन पार्टिकुलेट मैटर पास्ड आउट along with gases during burning of कोल के भरने से बनता भाई। एंड डस्ट डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स। क्लॉग्स स्टोमेटा, कवर लीफ सरफेस को, जो देखो स्टोमेटा जो पत्तों के स्टोमेटा होते हैं उसके ऊपर जो है क्लॉग, उनकी क्लॉगिंग कर देगा, उनके ऊपर सूट बन जम जाएगा, ठीक है। और कवर लीफ सरफेस को कवर कर देगा, एलर्जिक रेजिस्टेंस कर देगा, स्पेशली ब्रोंकाइल अस्थमा करेगा लोगों के अंदर, एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी कर सकता है भाई, ठीक है। सूट जो है तो इतनी खतरनाक डेंजरस चीज है ये भी। फिर पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आएगा, तो ये सारी चीजें जो कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? निमोनो कोनियोसिस कर सकता है, बाइसी नियोसिस कर सकता है, एम्फीसीमा कर सकता है, शायद ये सारी डिजीजेस हैं जो हो सकती हैं भाई पार्टिकुलेट मैटर से भी। उसके बाद तीसरी चीज क्या है? डस्ट एंड स्मोक, ये भी प्रोड्यूस करता है स्मॉग। पेस्टिसाइड रिच मिस्ट, डस्ट कंटेनिंग हैवी मेटल्स लाइक मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, पोलन एंड डस्ट माइट्स, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको समझनी है। ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स है, ये सब क्या है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स है भाई, ठीक है। दूसरा आ गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा चीजें आपने समझी। अब पहली चीज आपने समझी पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? देखिए, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स में आपने समझा पहले पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में क्या समझा आपने? पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है। पार्टिकुलेट मैटर के बारे में पूरी डिटेल समझ ली। अब देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। अब समझते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, फिर समझेंगे हम किसके बारे में? फिर समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, हाँ, सबके बारे में धीरे धीरे समझना है भाई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये कैसे प्रोड्यूस होती है भाई? ये प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट कंबस्टन से। कैसे प्रोड्यूस होती है? इनकम्प्लीट कंबस्टन से प्रोड्यूस होती है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन से, एंड नेचुरली, ठीक है। एंड हाँ, एक बात याद रखना है भाई, छोटे पार्टिकल्स, ऊपर हमें ये याद रखना है, ऊपर ऊपर क्या याद रखना है हमें पार्टिकुलेट मैटर में? जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना डेंजरस होगा, उतना डेंजरस होगा, क्योंकि वो लंग्स के जो ब्रोंकाई होते हैं ना, ब्रोंक्यूल्स, उनमें जाके वो सेटल हो जाता है, उनमें जाके वो सेटल हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा डेंजरस होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है? ये इनकम्प्लीट कंबस्शन से बनता है। कैसे बनता है? इनकम्प्लीट कंबस्शन से। मेटलर्जिकल ऑपरेशन, मेटलर्जिकल जब हम मेटल्स बना रहे होते हैं, कब, यानी अधूरा, कोई भी चीज जब अधूरी जलती है, इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही होती है, मतलब फ्यूल पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तो तब बनता है। एंड नेचुरली प्लांट्स के नेचुरली भाई प्लांट्स से भी बनता है और एनिमल्स से भी। 50% एमिशन इसकी कहाँ से हो रही है? ऑटोमोबाइल से हो रही है। 50% एमिशन कहाँ से हो रही है? ऑटोमोबाइल से ही आ रही है। और सिगरेट स्मोक जो आपका है भाई, उसके अंदर भी बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्यों? क्योंकि सिगरेट स्मोक में लॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, लॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई, ठीक है। आपका चूल्हा, हीटर, फैक्ट्रीज, सिगरेट स्मोक, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के। अब नॉर्मली जब बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ब्रीफ रेजिडेंस एटमॉस्फेयर में होता है और ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। थोड़े टाइम के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है, फिर क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ऑक्सीजन से मिलकर फिर क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। लेकिन कंजस्टेड और क्लोज्ड एरियाज में जहां ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये हार्मफुल बन जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन कर जाती है हेमोग्लोबिन के साथ, ये आपने सुना होगा पहले भी, और बना देती है कार्बोक्सी होमोग्लोबिन या COHP, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देती है। अब क्या बना देती है भाई? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। आपने सुना होगा कोयला जला भाई, वहां पे हीटर जला था, उनकी डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सुना है आपने कभी सर्दियों में
कि ऐसा हो गया भाई, हीटर जला था, हीटर जल रहा था या कोयला जला रहा थे वो लोग, तो ऐसा हो गया। ठीक है? ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है, वो हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन के लिए। हीमोग्लोबिन की तरफ जो एफिनिटी है, लव लब जो है हीमोग्लोबिन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। तो एट 50 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर देता है? 7.5% ऑफ हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है 8 आवर्स में ही लगभग। इससे क्या कर देता है? ऑक्सीजन ये क्या कर देता है? इट इम्पेयर्स, ये जो है इम्पेयर कर देता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको खत्म कर देता है। अब क्या हो जाएगा? गिडीनेस, हेडेक, डिक्रीज्ड विजन, कार्डियोवास्कुलर मालफंक्शन एंड एस्फिक्सिया हो जाता है भाई, याद रखिएगा, एस्फिक्सिया हो जाएगा। ठीक है? यानी सुफोकेशन। एस्फिक्सिया क्या है? सफोकेशन जो आपने सुना होगा। ये क्या करता है? ये खुद बाइंड अप हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन है आपका, ये हेमोग्लोबिन है, ये हेमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन क्या करता है? भाई ऑक्सीजन कैरी करवाएगा, ऑक्सीजन कैरी करवाना इसको था। लेकिन ये क्या करता है हेमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिन था, ये हेमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन के साथ ये बोलता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ो, ऑक्सीजन को छोड़ो भाई। ये खुद कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अटैच होना शुरू हो जाता है, खुद। ठीक है? खुद ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। जब खुद ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, तो ऑक्सीजन की बॉडी के टिश्यूज को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बॉडी के सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। भाई उनको तो ऑक्सीजन चाहिए। जब उनको ऑक्सीजन चाहिए थी, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अब उनको जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का तो कुछ नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से? आपको ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी आना शुरू हो गई, धीरे-धीरे आपको सफोकेशन फील होगी। आप इसी को कहेंगे एस्फिक्सिया। इसको क्या कहेंगे? एस्फिक्सिया। सफोकेशन होना शुरू हो गई। जैसे ही सफोकेशन होना शुरू हो गई, अब जो है दम घुटना, फिर सांस बंद होना, फिर आपको बेहोशी, डिजीनेस, ड्राउजीनेस फील होना शुरू हो गई। भाई साहब फिर क्या है? फिर अगर उठने की हिम्मत नहीं है, होश नहीं है, आप यहाँ से वहां जाके दरवाजा जो है उसको भी आप जो है खोल नहीं सकते। अगर दरवाजा खोल जाओगे बाहर से तो ऑक्सीजन ले पाओगे, लेकिन इतनी हिम्मत, इतनी आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं बचेगी आप दरवाजा खुद से खोल पाओ। ठीक है? फिर वहीं पे बेहोश पड़े रहोगे। धीरे धीरे वो ऑक्सीजन को ज्यादा जो है ऑक्सी वो धीरे धीरे फिर ज्यादा हेमोग्लोबिन को हेमोग्लोबिन जो है वो अटैच होता रहेगा उसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा अटैच होता जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, और धीरे 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 आपकी जो है पूरी बॉडी फंक्शनिंग जो है खत्म होती जाएगी और इस तरह से डेड पड़ जाओगे भाई। ठीक है? दिस इज, ये है इसका, इसको कहेंगे ये आपका इम्पेयर कर देता है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, ट्रांसपोर्ट कैरिंग कैपेसिटी को। ठीक है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरनाक वाला सिस्टम है। इसलिए सर्दियों में जब भी हीटर लगाओ या कुछ करो तो थोड़ा ऑक्सीजन की वहाँ हवा को आने के लिए जगह अच्छी खासी छोड़ दो भाई। ठीक है? नेक्स्ट आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये तो एक ग्रीन हाउस गैस है। हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे भाई, इसी में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैस है, कंसंट्रेशन ऑफ विच कांस्टेंट, जिसकी कंसंट्रेशन राइज करती जा रही है भाई। ठीक है? 1750 में जो है 368 ppm थी, आज जो है लगभग 2000। इट इस एक्सेस काज हेडेक एंड नाउजिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर उसके बाद H2S। H2S ये प्रोडक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन है, ट्रीटमेंट ऑफ सल्फर कंटेनिंग ओर्स। नेक्स्ट आपका है, हाँ, एक बात याद रखिएगा, सीईओ को जो है ना साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये चुपचाप मार देती है भाई, किसी को कुछ नहीं बोलती है, ना बोलने का मौका देती है। साइलेंट किलर है ये, क्योंकि ऑक्सीजन को ही ब्लॉक कर देती है ना, चुपचाप। ठीक? उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल जब देखोगे ना, तो जैसे रॉटन एग देखा है? कभी रॉटन एग की स्मेल देखी है? रॉट सड़े हुए अंडे की, उसकी जैसी स्मेल होती है इसकी, रॉटन एग की जैसी स्मेल होती है। ठीक है? और ये सोर्स इसका गार्बेज है। प्यूरिफिकेशन क्या है? गार्बेज जिसको आप कहते हैं ना भाई, गार्बेज वो है। उसके बाद रिफाइनरी से आता है, केमिकल प्लांट से आता है। इफेक्ट क्या है इसका? आई इरिटेशन करता है, थ्रोट इन्फेक्शन करता है, प्लांट को डैमेज करता है, क्लोरोसिस करता है भाई। मतलब डिफोलिएशन, प्लांट्स पत्तों में लीफ फॉल करवाएगा। डिफोलिएशन मतलब
लीफ फॉल करवा दे देगा भाई प्लांट्स के अंदर, डीकोलराइजेस कर देगा, पैंट्स पैंट्स की डीकोलराइज करवाएगा, प्रोड्यूसर्स आई इरिटेशन, थ्रोट ये वगैरह वगैरह कर देता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहेंगे हम इनको। हाइड्रोकार्बन्स या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं आपके भाई, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आप समझने जा रहे हो, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी दे आर प्रोड्यूस नेचुरली, ये नेचुरली, जैसे मार्स गैस जिसको हम मीथेन कहते हैं, मार्स गैस समझ रहे हो, मीथेन जिसको आप मार्स गैस कहते हो, मीथेन फार्मूला क्या है उसका, हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि CH4 जिसे कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है ये, ठीक है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरली भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, मार्स गैस जैसे पैडी फील्ड से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, पैडी फील्ड से प्रोड्यूस हो रही है, या फिर आपका वहां से क्या नाम है उसका, इनकम्प्लीट कंबस्टन से भी प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोकार्बन स्पेशली पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, या फॉर्मल्डिहाइड होगा, जैसे कार्सिनोजेनिक होते हैं ये जनरली, ये इरिटेशन ऑफ आइज करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की वो करते हैं, म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन की भी करते हैं भाई इरिटेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन। और याद रखिए हाइड्रोकार्बन्स होते क्या, मैंने पहले ही बता दिया, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, ठीक है। तो व्हीकल्स में से जो वहां से भी रिलीज होते हैं ये, उनके चलने से देयर इज इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन एंड टेयरिंग ऑफ alveoli, फॉर्मल्डिहाइड भी प्रोड्यूस होता है इंडोर सोर्सेज, जैसे कारपेट्स, न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कारपेट्स जो है, न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कारपेट्स, फॉर्मल्डिहाइड, हाँ, फॉर्मल्डिहाइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इंडोर सोर्सेज, जैसे न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कारपेट्स जो होंगे आपके। हाइड्रोकार्बन गिव राइज टू सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स या फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। मीथेन गैस इज प्रोड्यूस नेचुरल ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, पैडी फील्ड से आती है, 40% तो वहीं से आ जाती है, ठीक है, 40% तो वहीं से आ जाती है भाई आपकी, ठीक। उसके बाद जो है कैटल से आ जाती है, इनकम्प्लीट कंबस्शन इन ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज, किचन्स, और ये ग्रीन हाउस गैस भी है व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ टू CO2। तो यहाँ तक हमने देखा, ये लगभग एयर पोल्यूशन के बारे में, आपने सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़े, क्या क्या चीजें हैं जो एयर पोल्यूशन काज करती हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, और थोड़ा बहुत और भी चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें हम एयर पोल्यूशन को कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिर स्मॉग देखेंगे, फिर एसिड रेन देखेंगे, और फिर आप चलेंगे नेक्स्ट पोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट फिर हम, हाँ ये तो हमें क्लोज करना ही है, बायोलॉजी हमारी बहुत अच्छी है, बायोलॉजी साइंस के अंदर है ही हमारी, बायो जो है, बायो पार्ट होता ही ऐसा है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, इसमें कोई फार्मूला तो है नहीं जो बताया जाए आपको और आप न्यूमेरिकल करोगे, इसमें तो यहीं से क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा भाई, ठीक है। इसमें करंट अफेयर से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम देखेंगे ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर वगैरह जो भी होगा फर्दर, फिलहाल ये देखेंगे, फिर MCQs के अंदर देखेंगे कवर करने की चीज़ों को, और कोशिश करेंगे जो भी, जब भी MCQs लाऊंगा साइंस के, उसमें करंट अफेयर्स वगैरह से भी कुछ चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, साइंस में। तो फिलहाल ये जो चीज़ें हैं बेसिक, ये तो स्टैटिक पार्ट जो है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, इसको छोड़ नहीं सकते हम, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।